अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुन राउंड अप पे आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं रही, बल्कि अब इसके असरात आलमी सियासत, मईशत, तवानाई, सलामती और सफारतकारी पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खित्ते और दुनिया के लिए खतरा करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत पूरा अमन मकासद के लिए अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने का हक रखता है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में हालात ने कई खतरनाक मोड़ लिए। फौजी कार्रवाइयाँ, जवाबी हमले, सख्त बयानात, जंगबंदी की कोशिशें, खलीजी ममालिक की सफारती सरगर्मियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की अपीलें और आलमी ताकतों की तशवीश इस बात का सबूत है कि ये बहरान अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। खुद सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि 1000 मिसाइल लॉक एंड लोडेड हैं और ईरान की तरफ ताने हुए हैं अगर ईरानी हुकूमत ने उनकी जान लेने की किसी भी कोशिश पर अमल किया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़ है कि ईरान ने अपने वादे निभाए हैं, जबकि अमेरिका खुद मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सिर्फ 3 दिन में ईरानी सरजमीन पर 200 से जायद अहदाफ निशाना बनाए गए। तकरीबन 80 से 140 ठिकानों पर बैक वक्त हमले किए गए। जवाब में ईरान की पासदारान इनकलाब ने बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और कतर तक अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयरबेस और अल जफीर में अमरीकी फौजी तनसीबात निशाना बनी। कुवैत में अलीउल सालेम और अहमदुल जबा एयरबेसेस पर मिसाइल दागे गए, जबकि उर्दन में शहजादा हसन एयरबेस में आग भड़क उठी। अबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां तजारती जहाज़ों पर हमले मामूल बन चुके हैं और आलमी जहाज़रानी कंपनियां इस आबी गुजरगाह से कतराने लग गई हैं। और नाज़रीन, ये सिलसिला आज भी नहीं थमा। आज 13 जुलाई को ईरानी हुकाम का दावा है कि उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बंदर अब्बास के करीब अमरीकी साख्ता खुदकुश ड्रोन मार गिराया और उसकी वीडियो भी जारी की गई। दूसरी जानिब सूबा अस्फहान के इलाके 9 में ताज़ा अमरीकी हमले में एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हुए, जबकि मजमूई जानी नुकसान के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 अफराद जहां बाग और 12 जख्मी हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने आज बयान दिया है कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के कत्ल के अहकाम देने और उसमें मावनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर है। जबकि दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वजाहत दी है कि ईरान ने खित्ते के किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया और हमसाया ममालिक से वाज़ेह अपील है कि वो अपनी सरजमीन अमरीका को लॉजिस्टिक मावनत के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जोर दिया है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी से दस्तबरदार हो और सफारती रास्ता इख्तियार करे। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खित्ते में एक नया और बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। उधर कतर, ओमान और दीगर खलीजी ममालिक मुसलसल सफारती राब्तों में मसरूफ़ हैं ताकि कशीदगी मजीद ना बढ़े। अक़वाम मुत्तहिदा भी तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की अपील कर रही है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता किया और तहम्मुल, मुकालमे और सफारतकारी पर जोर दिया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि दोबारा तनाज़े किसी के मफाद में नहीं और पाकिस्तान इस्लामाबाद में तय होने वाले मफाहमती मुआहदे के एहतराम पर जोर देते हुए सालिस का किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अगरचे जंगबंदी और सफारती राब्तों की बातें जारी हैं, लेकिन दोनों जानिब से आने वाले हालिया बयानात ये जाहिर करते हैं कि कशीदगी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ मुज़ाकरात जारी रखने की आमादगी जाहिर की है, तहम साथ ही ईरान को सख्त तंबीह करते हुए कहा है कि अगर अमरीकी मफादात, अफवाज और इत्तेहादियों को निशाना बनाया गया तो अमरीका भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। दूसरी जानिब ईरानी क़यादत का कहना है कि ईरान किसी दबाव या धमकी के सामने नहीं झुकेगा, अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का हर कीमत पर दिफा करेगा।
ताहम अगर दूसरे फरीक संजीदगी का मुजाहरा करे तो सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं। यही मुतजाद बयानात इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। जहां एक तरफ मुज़ाकरात की उम्मीद बरकरार है तो दूसरी जानिब किसी भी गलत अंदाजे या महदूद फौजी कार्रवाई के बड़े इलाकाई तसादों में तब्दील होने के खदशात भी मौजूद हैं। अगर ये कशीदगी दोबारा शिद्दत इख्तियार करती है तो उसके असरात सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे। दुनिया की तकरीबन 1/3 समुद्री तेल की तजारत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है। अगर वहाँ सूरत हाल खराब होती है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले ममालिक पर पड़ेगा। महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, सनती पैदावार, बरामदात, ज़र मुबादला के ज़खायर और अवामी ज़िंदगी सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन, आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान को दाखिली सलामती के महाज पर भी अहम चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन शुबान इस अज़्म की अक्कासी करता है कि रियासत अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जारी रखे हुए है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को निशाना बना रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की सरजमीन पुरअमन और इस्तेहकाम को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। दिफाई माहिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये बहरान महदूद रहेगा या इसमें दीगर इलाकाई और आलमी ताकतें भी बराह रास्त शामिल हो सकती हैं। क्या सफारतकारी जंग पर गालिब आ सकेगी, और अगर कशीदगी बढ़ती रही तो उसके जनूबी एशिया खुसूसन पाकिस्तान की सलामती, खारजा पॉलिसी और मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। आज इन्हीं तमाम अहम सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सफारतकार जनाब जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं जो आलमी सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरी नजर रखते हैं। जमील अहमद खान साहब, आपको मैं वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, सबसे पहले आज की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाज करते हैं। ईरान का दावा है कि इसने बंदर अब्बास के करीब एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया, जबकि ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने हमसाया ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अमरीका को किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या फौजी सहूलत फराहम ना करे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अप्रैल के इस्लामाबाद मेमोरेंडम और जून के 14 नुकाती अमन मुआहदे के बावजूद खित्ता एक बार फिर जंग की लपेट में आ चुका है। आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने सफारती कोशिशों को नाकाम बनाया? असल चूक कहाँ हुई? जी हाँ, मधु करने पर मशकूर। असल चुक तो बेसिकली वो जो आर्टिकल नंबर 5 है MOU का, उसकी इंटरप्रिटेशन से हुई है। अमेरिका अपने अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है और ईरान अपने अंदाज में कर रहा है। दर हकीकत अगर ये MOU के बाकी खदोखाल सीधे कर लेते, मिसाल के तौर पर जब स्विट्जरलैंड में पहला राउंड हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और कतर ने एक एलामिया जारी, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। उस जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने तजवीज कि क्या कुछ होना चाहिए, और उस तजवीज में सर फहरिस्त बात ये थी कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी था कि अगर कोई इसमें इंटरप्रिटेशन की बात हो तो उसके लिए हाई पावर कमेटी होनी चाहिए, और साथ में ये भी कहा गया था कि एक क्रिएशन ऑफ डी कन्फ्लिक्शन सेल, यानी कि वो भी तक नहीं बन सका। अगर डी कन्फ्लिक्शन सेल बन जाता, अगर ये रेजोल्यूशन ग्रुप एक उनको बनाना था वो बन जाता, तो फिर इस इंटरप्रिटेशन को आसानी से किया जा सकता था। और जब 3 जहाज को पासदारान ने ड्रोन मार के जब उसको डैमेज किया तो उस वक्त फौरन कंट्रोल किया जा सकता था। तो क्या मतलब इसका हुआ? नंबर 1 इंटरप्रिटेशन, नंबर 2 जो उसके बाकी खदोखाल थे उसको अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और नंबर 3 ये कि अपने ही MOU में जो पॉइंट नंबर यानी उसका एक पैराग्राफ नंबर 12 है, उसके तहत जो एग्जेक्टिव मैकेनिज्म बनाना था, जिसको के क्रिएट करना था कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए MOU के लिए, ताकि MOU के अगर कोई मामला खराब होते हैं, कोई डील उसमें कोई अगर उसकी नोक पलक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सूरत में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ऑब्वियसली मीडिएटर्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान पे इसके क्या असर पड़ेंगे।
इस पे दुनिया पूरे पे पहले ही असर पड़ चुके हैं। जो 28 फरवरी से लेके और 107 दिन की जो एक चक्रिश रही और एक कॉन्फ्लिक्ट रही और एक दूसरे पर हमला करते रहे, तो ऐसी सूरत में जाहिर है दुनिया ने देख लिया कि दुनिया के जो 75% रिजर्व जो एनर्जी की रिजर्व है उसमें से निकाल के उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। बाकी 25% अगर हरमुज बंद रहे, स्टेट ऑफ हरमुज बंद रहे, तो बाकी 25% भी कोई तकरीबन महीने के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में खुद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 174, ये तो खैर रिपोर्टेड खबर है कि 174 दिन के उनके पास रिजर्व था। उस 174 दिन में से 1.5 मिलियन लीटर एवरी डे वो इस्तेमाल करते रहे हैं और उसकी वजह से उनके पास अब कोई तकरीबन बहुत ज्यादा अगर है तो 12-15 दिन का रिजर्व है। तो क्या अमेरिका इसका मुतहम्मल हो सकता है? जवाब है नहीं। क्या अमेरिका के पास कोई तीसरी नई चीज, कोई नया ऐसा मैकेनिज्म आ गया है कि ईरान को वो जेरबार कर ले और ईरान को शिकस्त दे? पहले दोस्त ने क्या हरबे अख्तियार किए? पहला हरबा इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, इस इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन को ईरान बर्दाश्त कर गया। ईरान काफी अरसे से सैंक्शन में है, मजीद सैंक्शन पे लगा दिए गए। पिछले दिनों में 13 उनके और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल पे मजीद लगा दिए गए। ईरान फिर भी कायम है और ईरान पर जब 107 दिन तक चढ़ाई की तो उसके बावजूद ईरान अब भी जवाब दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके थे ईरान को हम तो बिल्कुल तबाह कर चुके हैं, उनकी नेवी को तबाह कर चुके हैं, उनके एयरफोर्स को तबाह कर चुके हैं, उनके हम जितने भी अस्करी एसेट्स हैं उनको तबाह कर चुके हैं, 90% तबाह हो गए हैं। लेकिन सर इसके बावजूद ईरान ने रेजिलियंस का मुजाहरा किया है और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक एमओयू की एक शेख की इंटरप्रिटेशन में कोई मसला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब ब्लेम गेम भी जारी है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने एमओयू की खिलाफ वर्जी की है, जबकि वॉशिंगटन इल्जाम ईरान पर आयद करता है। इस नई कशीदगी की बुनियादी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? किसने आप कह लें कि हु इज द रियल कल्प्रिट हियर? And basically, the real culprit is the same country and the same person who had taken a decision about on the 28th February, once the war started. The war started absolutely against the international law, और that is जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है आर्टिकल 2 उसका और सब आर्टिकल 4 उसकी खिलाफ वर्जी की गई कि एक सॉवरेन कंट्री पर उन्होंने हमला कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर। तो गलती तो वहां से शुरू हुई। अब आ जाते हैं एमओयू में इस 5वां जो नंबर है पैराग्राफ, उसमें इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम। अमेरिका अपने अंदाज में कि बिल्कुल फ्री पैसेज होना चाहिए, उसी 5वें में भी तो खुद ही तो इबाम रख दिया। उसी 5वें नंबर पैराग्राफ में बड़े वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगा ईरान जिसके तहत कोई फ्री फ्लो उनका रहेगा, ठीक है, कोई उस पे चार्जेस नहीं करेंगे, लेकिन एक उसको इजाजत तो दी है ना। और कोई भी आप ना चाहे वो हमारी कोई भी स्टेट होती है दुनिया की, उसमें जो टेरिटोरियल वाटर की कंट्री है वो उसमें उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। कोई एक्सीडेंट ना हो, नेविगेशन सही हो, उसकी लेन सही लेन से वो गुजरे। तो ईरान ने अगर कोई चीज इसमें अगर वो टॉल वो ले रहा था तो 60 दिन तक उसको मना था कि किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लेगा, वो किसी किस्म की कोई फीस नहीं लेगा। ईरान उसको क्लेम भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ईरान कहता था कि भाई आप ये लेन इसको इस्तेमाल करो, आप इस रास्ते को इस्तेमाल करो, सिर्फ 3 किलोमीटर 3 मील का तो बीच में टुकड़ा है जहां से जहाज गुजर सकता है, और बाकी तो टोटल 21 मील की ये अपना है जिसको 31 किलोमीटर कह ले, तो उसमें बड़ी पतली सी जगह है। तो इसमें से किसी न किसी ने इसको मैनेज करना है। तो मकसद ये है कि अगर 3 पर, और फिर ईरान उस अपनी गलती मानता भी है, कहता है कि हमारे सिस्टम की गलती है कि हमने इन 3 जहाजों पर फायर कर दिया। और फिर चले इसी बात को मान लेते हैं, 3 जहाजों पे अगर को डैमेज किया, वो 3 जहाज अमेरिका के तो नहीं थे। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ हाई सीज के मुताबिक, जो जिस कंट्री का फ्लैगशिप है वो कंट्री उसको प्रोटेस्ट कर सकता है, वो कंट्री एक्शन ले सकता है। उन तीनों कंट्री में से कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। वो चौथा चौधरी जो है बीच में आके उसने दोबारा शुरू कर दिया। ये तो इंटरनेशनल कानून में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अगर कहीं मसला पैदा हो रहा हो, अगर फर्ज कर लो कि जर्मनी में
तो वहां उस पर उस मसले में कूद पड़ा, और जर्मनी और फ्रांस में, और उस मसले में कोई कूद पड़ी जाके सोमालिया, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। या उससे कोई रूस कूद पड़ जाके उसमें, तो उसका ये तो कोई इंटरनेशनल कानून में इसकी कोई इजाजत नहीं है। तो इसका साबित क्या हुआ कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भी गलती है। इंटरप्रिटेशन की जहां तक बात है, ईरान मानता है कि हमारे सिस्टम से गलती हो गई, फायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, ईरान अगर उसको अपने रास्ते से, अपने टेरिटोरियल उससे बहिफाजत कहता है कि मैं एक मैनेजमेंट के तहत करना चाहूंगा, अपेरेंटली तो यही कह रहा है। पस पर्दा इसके पीछे और बहुत सारी बातें हैं। तो आपने तीसरी बात की कि खलीजी ममालिक अपने उनको धमकी दी है, और वो सही धमकी दी है। अगर किसी मुल्क से तीसरे मुल्क में हमला होता है, तो फिर कोई तीसरा फरीक अगर हमारे पड़ोसी मुल्क को इस्तेमाल करके करता है, तो क्या हम उसको बख्श देंगे? तो नहीं बख्शेंगे। तो लिहाजा अगर ये उनकी बेसेस जो कि एक एग्रीमेंट के तहत दिए हुए हैं खलीजी ममालिक ने, उन बेसिस को इसलिए तो नहीं दिया गया है कि वो किसी और मुल्क पर उस बेसिस को इस्तेमाल करके हमला कर दे। अगर उसमें ना ऐसी कोई कानून इजाजत देता है इंटरनेशनल कि आप किसी थर्ड कंट्री को बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत अगर कोई फैसिलिटी आप देते हैं, तो वो एग्रीमेंट का मिस यूज हो जाए, उसका मिस यूज करके आप तीसरे कंट्री पे चढ़ाई कर दें, तो वो भी बात इंटरनेशनल कानून। यही ईरान कह रहा है, यही ईरान प्रोटेस्ट कर रहा है, यही और फिर उसको खलीजी ममालिक ने मिलकर इसको कंडेम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको सॉवरेनिटी की बात करें तो सही है, लेकिन ये दिया हुआ इंटरनेशनल कानून में कि अगर आप किसी मुल्क को अपनी फैसिलिटी देते हैं, तो उसने किसी तीसरे मुल्क को उससे नुकसान नहीं पहुंचाना है। ईरान को उससे नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा जिसकी वजह से उसका जवाब दे रहा है वो। ठीक नाज़रीन, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, हालिया अमेरिकी हमलों और फिर हम देख रहे हैं वो हमले तो जारी हैं, ईरान के जवाबी इक़दामात और फिर दोनों ममालिक के सख्त बयानात के बाद क्या खित्ता एक नई और तवील जंग के दिहाने पर खड़ा है, या आपके ख्याल में अभी भी सफारतकारी की कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं, जंग की एपिटाइट दोनों साइड पर नहीं है, जंग करके देख लिया उन्होंने, और ये एक एस्केलेशन फॉर डी एस्केलेशन मैं इसको कहूंगा। कि ये एक हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है टेबल टॉक के लिए और कोई रास्ता उसमें नहीं। दुनिया मुतामल नहीं हो सकती, अमेरिका और ईरान भी दोनों ममालिक मुतामल नहीं हो सकते इस बात के कि एक तवील जंग की तरफ चले जाए वो। तो लिहाजा वापस टेबल टॉक पे आना ही पड़ेगा। हालांकि इजराइल की बड़ी ख्वाहिश है, मंशा है, और ये किसी कोशिश है कि किसी तरीके से ये सिलसिला आग भड़क उठे दोबारा, ताकि उसका मसला हल हो जाए, ये तमाम ममालिक कमजोर हो जाए, ईरान मजीद कमजोर हो जाए। जी, लेकिन वो उसको दुनिया को इस चीज का इदराक है। अमेरिका को सबसे बड़ी बात है इसका इदराक हो गया है, इसलिए कि अमेरिका में लोग वहां जिस तरीके से मुखालफत कर रहे हैं जंग की, जिस तरीके से रेटिंग डाउन हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उससे बिल्कुल वाजे हो गया है अमेरिकन पर कि इट्स नॉट अमेरिका, ये इजराइल इज नॉट फर्स्ट, नाउ अमेरिका हैज टू बी फर्स्ट। प्रीवियसली people started thinking and started raising this question to the government that is it Israel first or America first? अब इसका फैसला कर ले। अब वो अपने इलेक्शन से पहले अवाम को बता रहे हैं कि नहीं, इट इज अमेरिका फर्स्ट। इसलिए अब नेतन्याहू की कुछ बातें को जो है रद्द कर दिया गया है, नहीं मानी गई है, और उसकी वजह से ये महसूस होता है कि दोबारा टेबल टॉक पर इनको आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और चलेगा मामला, ये उसमें कोई छोटा मोटा और नुकसान होगा। लेकिन सर, आप जिस तरह से अब ये एस्केलेशन को एक प्रेशर टैक्टिक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ईरानी क़यादत तो मुसलसल कह रही है कि हम तो किसी ये प्रेशर टैक्टिक्स में और दबाव के सामने नहीं झुकने वाले, और अपने जोहरी प्रोग्राम और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या इस मौके से डोंट यू थिंक कि सफारती मुज़ाकरात मजीद मुश्किल होते जा रहे हैं? नहीं, तो वो समझौता करने के लिए कोई मुल्क अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर और अपनी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करना चाहिए किसी मुल्क को भी। तो ईरान इस मामले में गलत तो नहीं कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ईरान। और फिर ईरान ने अपने साबित कदमी, अपनी इस्तकामत दिखला दी कि 5-6 रोज की जंग का सोच के इजराइल और अमेरिका ने चढ़ाई की थी ईरान पर, वो फेल हो गया मामला। तो दोनों जो हरबे अख्तियार कर लिए अमेरिका ने, वो फेल हो गया दोनों हरबों में। एक तो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन जो मैंने बताया,
दूसरा कि मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों फेल हो गए। तो इसका मतलब और है सर तीसरा ये फिर रास्ता क्या प्रेशर है? और टैक्टिक्स तो ईरान नहीं काम आ रहा है ना? नहीं आ रहा है इसीलिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, दुनिया अजियत में आ गई, माशी अजियत में, जिसकी वजह से दुनिया दोबारा नहीं, अभी वो सप्लाई डिसरप्शन जो हुई है वही रिकवर नहीं हो सकी दुनिया। जी। और मैं बता रहा था आपको कि रिजर्व, हमारे दुनिया के रिजर्व इतने खर्च हो गए हैं इसमें, शायद ही कोई मुल्क है मां सिवाय चाइना और अमेरिका के कि 120 दिन से ज्यादा रिजर्व। पाकिस्तान के पास 60 दिन के रिजर्व होते हैं, ज्यादातर ममालिक के 60 दिन के रिजर्व होते हैं। तो वो तो दुनिया बिल्कुल ड्राई हो जाएगी दुनिया इस मामले में। और फिर इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर ये इन्फ्लेशन में तो धकेल दिया गया है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी हो गया जंग दोबारा, तो ये फिर इन्फ्लेशन से दुनिया डिप्रेशन में चली जाएगी, जिस तरह की 1920 में डिप्रेशन में गई थी। और अगर डिप्रेशन में चली गई तो उसकी मज़मरात बड़ी खतरनाक होती है, उसमें फाका कशी आ जाती है, दुनिया का पूरा पहिया जाम हो जाता है, माशी पहिया। तो उस सूरत में क्या दुनिया इसकी मुतामल हो सकती है? जवाब है नहीं। और क्योंकि नहीं हो सकती है, नंबर 1 दुनिया का प्रेशर, नंबर 2 अमेरिका का खुद अपना आवाम का प्रेशर, नंबर 3 इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की, और इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पता है। नंबर 4 ये कि अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो उनके अपने ही कांग्रेस और सेनेट ने कह दिया है, डेमोक्रेट्स ने, कि हम इम्पीच करेंगे। नंबर 5 के इम्पीचमेंट के बाद उन्होंने कह दिया है कि हम फिर आपको प्रोसिक्यूट यानी कि केस रजिस्टर करेंगे। कौन चाहेगा ये? इन तमाम 5 वजूहात की वजह। और ईरान जो है उसकी जो अपनी माशी कसम पुरसी है, इन्फ्लेशन जो इतना बढ़ गया है ईरान का, वो भी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट सर हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि इस दफा नेटो के जो मेंबरान हैं, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक, ये भी ईरान पर यूरेनियम अफसोदगी महदूद करने के लिए जोर दे रहे हैं। क्या यूरोप इस बहरान में अब सालिस बन सकता है, या वो मुकम्मल तौर पर अमरीकी मौकिफ के साथ खड़ा है? नहीं, यूरोप अमरीकी मौकिफ के साथ होता तो शामिल हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि नेटो शामिल हो जाए, नेटो साथ दे, किसी न किसी तरीके से साथ दे। नेटो का एक मुल्क भी नहीं आया बीच में, तो वो ठीक है, जौहरी बात बिल्कुल सही, क्योंकि हमेशा वेस्ट ये यूरोपियन इसके खिलाफ रही है, नेटो इसका खिलाफ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात है कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यूरोपीय ममालिक खुद तो है P5+1 में, ज्यादातर तो यूरोपीय ममालिक है जिन्होंने JCPOA को तरतीब दे की और उस पर साइन करवाया। बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट था, ईरान जिस पे राजी था, और आज भी ईरान राजी है कि जी मैं कब एटम बम बनाने लगा हूँ, मैं कब न्यूक्लियर जो है उसको वेपन ग्रेड पर लेके जा रहा हूँ, मैंने तो साइन किया हुआ है, फतवा भी मौजूद है। तो ये तो ईरान तो शुरू से ही कहता रहा है। असल मामला क्या है? ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट नहीं है अमेरिका का ईरान पर, ईरान का अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे रेट्रिक चल रहे हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी चल पड़ी ये इस्लामाबाद अकॉर्ड वाली, तो ये मामला ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो पैराग्राफ नंबर 12 है उसको लागू जब हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो 3-4 कंपोनेंट उसके हैं, जब वो लागू हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट मैंने कौन से कहे कि उसकी हाई लेवल कमेटी कायम, और उसमें जो है रिपोर्टिंग रेगुलरली जब वो होना शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन पार्टीज। अभी अगर ये 3 जहाज को जो हिट किया ईरान ने, अगर उस वक्त उनके पास हॉटलाइन होता सेंटकॉम के साथ, तो बात उस वक्त क्लियर हो सकती थी। और फिर डीकन्फ्लिक्शन सेल अगर मौजूद होता तो बीच में आके बैठ जाता कि भाई आए मैं फैसला करते हैं, क्या वजह हो गई आपकी। लेकिन इनमें से कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से ये मसला रहा। अच्छा सर, इस सारे सिनेरियो में हम चाइना को भी डिस्कस करते हैं। चाइना ने खुद को बड़ा गैर जानिबदार जाहिर किया है, मगर ईरान में उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी दांव पर लगी है। क्या बीजिंग खामोश तमाशाई रह सकता है अब इस सारी सिचुएशन में? बीजिंग न पहले खामोश तमाशाई तो रहेगा, लेकिन सपोर्ट वो करता रहेगा। पहले भी सपोर्ट करता रहा है। क्या हम, या इवन रशिया, क्या ईरान इस काबिल हो सकता था कि वो F-35 जहाज को अमेरिका के गिराने? क्या इसके काबिल हो सकता था कि तल अवीव में ईंट से ईंट बजा दे, धुएं के बादल आ जाएं और बिल्डिंगें मस्मार हो जाएं, और दीमोना में जाके धुएं के बादल आ जाएं, बिल्डिंगें मस्मार हो जाएं, चीखें निकल जाएं इजराइल की? पहले कभी हुआ इजराइल जब से ये बना था? तो ये मिसाइल्स जो कि चीरते हुए निकल जाते हैं, इसको जो डिफेंस सिस्टम है
जो थॉट सिस्टम है और जो पैट्रियट सिस्टम है, उस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अगर वो निकल जाते हैं तो कोई तो टेक्नोलॉजी होगी। वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास कहाँ से आई? वो यकीनन इनडायरेक्ट रहा। सवाल कि अगर हम जैसे लोग या हम में से काफी लोग सोचते हैं कि क्या वजह है कि ईरान अभी तक नहीं आया मैदान में, या इसमें चाइना ईरान के लिए क्यों नहीं मैदान में आया, या रशिया क्यों नहीं आया? ये सोचना चाहिए कि ये जौहरी कुव्वत अगर खुल के एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, फौजों के सामने खड़े हो जाएं, तो तीसरी जंग छिड़ जाए, तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। क्या दुनिया को पता नहीं है कि तीसरी आलमी जंग का मतलब दुनिया का फना होना है? तो लिहाजा ये आमने सामने नहीं आएंगे, ये वैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान ने इब्तिदा से मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की हमायत भी की है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान का सफारती किरदार किस हद तक मुअस्सर हो सकता है, खुसूसन जब माजी में भी इस्लामाबाद ने राब्ताकारी में किरदार अदा किया था? ऑफ कोर्स अभी जो हालात है, पाकिस्तान पहले ही माशी दबाव में है, महंगाई भी है, तवानाई के बहरान से भी दो चार है। तो अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये खत्ते के लिए भी अच्छी साबित नहीं होगी और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी ये फेवरेबल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत तो मखदूश है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम देख लें कि हमारे ऊपर कर्जों का कितना बड़ा बोझ है, हमारे ऊपर महंगाई ठीक है, कंट्रोल है अभी कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि एनर्जी डिपेंडेंट मुल्क है, जिसका ज्यादातर सरमाया एनर्जी पे है, अगर ये जंग छिड़ गई ज्यादा आगे, आपने देखा कि परसों ऑयल प्राइसेस बढ़ गए ना, इसी तरह ऑयल प्राइसेस बतदरीज बढ़ते जाएंगे, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ेंगे। तो ये अफोर्डेबिलिटी, पहले ये अफोर्डेबिलिटी नहीं रही है तो कितनी अफोर्डेबिलिटी रह सकती है? तो पाकिस्तान का एक तो वो है। रहा सवाल दूसरा मामला कि पाकिस्तान की इसमें डिप्लोमेसी, इस MOU के मामले में और ईरान और अमेरिका के मामले, जाहिर है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अलावा आज अजरबैजान के सरबराह ने कतर में क्या बात की? कतर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जो इस मामले के लिए सफारतकारी कर सके, और पाकिस्तान ही एक, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, शान की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से चला है आगे अपने आप को लेके, तो पाकिस्तान ही एक चॉइस रह गया है दुनिया के लिए कि वो इसमें मेडिएशन करे और पाकिस्तान करे। पाकिस्तान को बहुत बड़ी एज है, एडवांटेज है ईरान के साथ, जो हमारी राह और रस्म है, जो हमारी कदरें मुश्तरक हैं, जो हमारी अकीदे मुश्तरक हैं, उसके लिहाज से हमारे उनसे न सिर्फ मुश्तरक के अलावा, उसके अलावा हमारे जो उनके साथ रैंक्स एंड फाइल्स में पासदारान के साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के जो ताल्लुकात हैं और जो हमारे मुश्तरका अकीदे के अफराद हैं, उनकी रिलीजियस, वैसे तो पूरा पाकिस्तान वो हमदर्दी रखता है, लेकिन वो उनके खास हमारा तबका वो उनके रिलीजियस रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा अपनी रखता है। और वो इस लिहाज से जब चाहें ये अपनी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके ईरान को तो हम इस बात को मना सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं ईरान को कह सकते हैं कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे। ये भी नहीं हमारे, ना हम कह सकते हैं, ना ईरान मानेगा इस बात को, और ना मानना चाहिए, और ना हम कह, तो लिहाजा पाकिस्तान इज द ओनली चॉइस एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हिच कैन रियली मीडिएट। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अहमद खान, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सर, मांगी डैम पुलिस पोस्ट पर हमले के बाद जिस अंदाज में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया, इस ऑपरेशन शबान के फौरी अहदाफ क्या मुकर्रर किए गए हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में इस वक्त ये जो है दहशतगर्दी का हमें सामना है, और ये दहशतगर्दी जो है इसके पीछे कोई नहीं बल्कि सवाए इंडिया के। और 2025 में जब हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी कन्वेंशनल डोमेन में, तो ये एंटिसिपेटेड था कि वो अनकन्वेंशनल डोमेन में टेररिज्म में और बुज़दिलाना कार्रवाइयों को अपस्केल करेगा। अब जब आपने देखा रिसेंटली काफी वहां पे हमारे नुकसानात हुए, अटैक्स हुए BLA की तरफ,
सो बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। जब तक आप ऑफेंसिव पे नहीं जाते आप अपना दफा नहीं कर सकते। तो ये जो ऑपरेशन है ये ऑल्दो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो मंगी का इंसिडेंट हुआ उससे पहले का प्लान था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये स्टार्ट नहीं हो सका। और मंगी का डैम जो था इंसिडेंट वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, उसके किया गया। और अब तक मेरा ख्याल है कि ओवर 100 जो है वो टेररिस्ट को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इनका पीछा करें, इनका कला कमा करें, फिर ही जाके हमें मुस्बत नताइज मिलेंगे। सही। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इंडिया इसका रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बताइए कि दहशतगर्दी के पीछे मकामी अवामिल का कितना हाथ है इसमें, या आपको लगता है कि बैरूनी मावनत और प्रॉक्सी नेटवर्क ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ? देखिए, जब भी एक क्या कहते हैं अनरेस्ट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी जगह पे, तो उस वजह से जो आपके दुश्मन है उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। तो इसमें कोई नहीं कि बलूचिस्तान में इंटरनल इश्यूज भी हैं, काफी अरसे से चल रहे हैं और उनको बहुत स्पीड से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जितने वसाइल अभी बलूचिस्तान को मिल रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जितनी स्पीड से अभी वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहे हैं, इससे पहले शायद इस कंसर्न और इस कमिटमेंट के साथ पहले कभी नहीं हुए। सो बहुत हद तक रियासत है वो कोशिश कर रही है कि जो माजी की जो कमियां थी उनका अजाला किया जाए। हैविंग सेड दैट, ये जो एलिमेंट्स हैं जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं, ये दुश्मन के हाथ में लग जाते हैं और दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट करता है। एज फार एज कंसर्न्ड, आपको पता है कि गुलबशन यादेव वो भी इंडियन एजेंट था जो कि पकड़ा गया, और वो बरमला उनके लीडर्स कहते आए हैं कि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और हम पाकिस्तान को बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली सुकून से नहीं बैठने देंगे। सो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इंटरनल भटके हुए लोग हैं वो भी इंडिया का साथ देते हैं इस तरह की टारगेटिंग और किलिंग के लिए। सही। और सही, जो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। अस्करी नुक्ते नज़र से आप किसी ऑपरेशन की कामयाबी को किन पैरामीटर्स पर जांचते हैं? देखिए, ये जो चैलेंज हमें फेस है, दरपेश है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो कि अस्करियत पसंद हैं, जो कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, हार्डकोर फाइटर्स हैं उन एलिमेंट्स के। दूसरे वो हैं जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको जगह देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जर्नल मासेस की, जो कि फेंस सिटर्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह की जंग में नॉर्मली यही होता है कि जो लोग हैं, जो आवाम है, वो उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पे उनको ज्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है। तो मेरे नज़दीक ऑपरेशन तो ये है जो कि डायरेक्टेड होता है अस्करियत पसंद के खिलाफ, उसका कला कमा करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो रियासत है वो कोशिश करे कि फेंस सिटर्स जो है वो अस्करियत पसंद ना बने, और जो सिंपथाइजर्स हैं वो भी दूसरी साइड पे स्विच ना हो। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस समर में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, ताकि जो आवाम है उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर किया जाए और वो अपनी कमियों की वजह से दहशतगर्दी का रास्ता ना इख्तियार करें। सही। और सर, पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान अबूरी हुकूमत से ये मुतालबा भी कर चुका है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। आपके ख्याल में मौजूदा हालात में काबुल की जिम्मेदारी क्या बनती है, और क्या इस हवाले से अमली पेशरफ्त नजर आती है? देखिए, मैंने एक बुक लिखी थी वॉर ऑन टेरर पे, जिसका टाइटल है फाइटिंग शैडोज पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान, और ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2019 में, जिसमें मैंने ये जिक्र किया था 2017 तक वो जंग जो कि जिसका स्पिल ओवर हुआ अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के फाटा के एरिया, फिर फ्रंटियर रीजन्स, फिर उसके बाद सेटल डिस्ट्रिक्ट और इंटायर पाकिस्तान उसमें इनगल्फ हो गया। सो 2002 से ऑनवर्ड्स 2017 तक तकरीबन 15 साल हमने ये लड़ाई लड़ी, जिसमें मैं खुद फ्रंट लाइन पे काफी दफा रहा हूँ, और हमने जंग को वापस पुश बैक कर दिया अफगानिस्तान में। अब
जितने भी ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में लड़ रहे थे वो उनको पुश किया गया अफगानिस्तान की तरफ। उन्होंने वहां पे जाके अपनी सेंचुरीज बना ली। आज जो हम चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान से दोबारा आके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हमारे दो सूबे KPK और बलूचिस्तान वो बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बड़ी आसानी से अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। काबुल की ये डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे इलाके के ऊपर अपना जो है वो जो कंट्रोल है उसका अमलदारी करे, और काबुल की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टेरिटरी पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्कि किसी भी नेबर के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया ने भी कंसर्न शो किए हैं कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म जन्म ले रहा है वो इन सारी रियासतों को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, और नो डाउट कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो अपना किरदार एहसन तरीके से पूरा कर रही हैं। ये बताइए कि उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया का किरदार किस हद तक मौसर होना चाहिए? देखिए, हमें ऑलमोस्ट अभी 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया है इस जंग का सामना करते हुए, और इसमें इस तरह की जंग में होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है कि कंप्लीट नेशन जो है वो जग जा होके लड़े। जबकि हमारे केस में कुछ अरसा जो शुरू में जो था, ऐसे मसाइल रहे कि जिसमें जो लेजिस्लेटर्स हैं वो नए कवानीन नहीं बना रहे थे, जो जुडिशरी है वो उनको सजाएं नहीं दे रही थी, जो हमारी क्लर्जी है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बुरा भला नहीं कह रहे थे, और ये जो है मीडिया उनको यूटिलाइज कर रहा था। काफी हद तक ये मसाइल जो है इनको एड्रेस किया गया थ्रू नेशनल एक्शन प्लान। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि वो जो मोटिवेशन है एट नेशनल लेवल टू फाइट दिस वॉर, और वो रेंज करती है 80% से 20% तक। अभी भी सोसाइटी में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि रियासत गलत है और ये लोग सही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गैर मुनासिब सोच है। इन लोगों का, ये लोग जो है ये ना तो इस्लाम की को खिदमत कर रहे हैं, ना ये उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जिनके लिए कहते हैं कि ये लड़ रहे हैं। इनका अपना एजेंडा है, ये फॉरेन पावर्स के हाथों में खेल रहे हैं, और उसकी वजह से ये अपने लोगों का भी बुरा कर रहे हैं, अपने सूबे का भी बुरा कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी बुरा कर रहे हैं। तो चाहिए ये कि तमाम एलिमेंट्स, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे जुडिशरी है, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारे ये जो है लेजिस्लेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबको यकजा होके इस जंग के खिलाफ लड़ना होगा। बिल्कुल सही। और सर, अगर ये ऑपरेशन शुबान अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लेता है तो इसके पाकिस्तान की दाखिली सलामती, CPEC, सरमायाकारी और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या तवीलुल मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए भैया, आप जो इस तरह का ऑपरेशन, तो मतलब देयर विल बी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। आपको पता है कि हम 20 साल से ये जंग लड़ रहे हैं। एक आधा ऑपरेशन जो है वो आपको फुली सिक्योर नहीं करेगा। आप एक जगह पे उनकी कुछ एबिलिटीज को कम करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, फिर दूसरी जगह करेंगे, इनका पीछा करना पड़ेगा, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन डेफिनेटली ऑपरेशन शाबान जो है वो एक बहुत सीरियस मैसेज देगा इन लोगों को कि हम आपको कोई जगह छुपने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और ऑपरेशन शाबान की जो कामयाबी है उसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट होगा उन एलिमेंट्स के ऊपर जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर जो इन दहशतगर्दियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कि उनको एक बड़ा सीरियस मैसेज जाएगा कि वो इस तरह के ओछे हथकंडों से कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम ओवरऑल बलूचिस्तान को सिक्योर करना है तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा और मल्टीपल ऑपरेशन होंगे, सीरीज ऑफ ऑपरेशन होंगे। सही। और सर, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल एतमाद बहाल होना मुमकिन है? क्योंकि हम उधर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इतनी काविशें की ये मुआहिदा कराने में और सालिसी का किरदार अदा करने में, वो शायद कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से अब तो बाकायदा कहा जा रहा है कि वो जो मुआहिदा है वो मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। अब क्या देख रहे हैं? ये कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है या आपको इसका कोई हल नज़र आ रहा है? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि इसका हल होगा। थोड़ा बहुत टाइम है, थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये देखें कि एक सुपर ताकत
और दूसरे उसके अगेंस्ट एक ऐसा मुल्क जो कि रिजनल ताकत भी क्लेम करता है था नहीं। लेकिन जो छोटा मुल्क है उसने सुपर पावर को बहुत बुरे तरीके से नाको चने चबवाए हैं। अब आप सुपर पावर के शूज में जाके उसके माइंडसेट को अगर समझें आप कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो एजिटेटेड है और वो तिल मला रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी जो ऑनर और प्रेस्टीज है उसको रिडीम करूं। मेरे नजदीक जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो एक छेड़ बन चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप की। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईरान इस वक्त इज राइडिंग द नर्व्स ऑफ अमेरिकन जो डिस्पेंसेशन पॉलिटिकल लीडरशिप है। छोटी सी एक्टिविटी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में होती है और उनकी तरफ से ऐसा रिस्पांस आता है जो कि नी जर्क रिस्पांस होता है। सो मेरे नज़दीक ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का इजहार है। अमेरिका ना जंग में कुछ अपने अहदाफ हासिल कर सका है, ना टॉक्स में कोई अपने अहदाफ हासिल कर सका है और ना ही उसको कोई ऐसी होप नजर आ रही है कि उसका कोई एक ऑनरेबल एग्जिट होगा। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को बहाना चाहिए होता है टू रिज्यूम फाइटिंग। और लेकिन ये कि अमेरिका को भी पता है कि एक लंबी जंग जो है वो उसकी फेवर में नहीं है, वो उसके जो राइवल्स हैं उनकी फेवर में जाएगा। तो इसलिए आपने 2 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है जिसकी बेसिस के ऊपर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है जहां पे अमेरिका के लिए लंबी जंग किसी सूरत में भी वो उसका जवाब नहीं बनता या वो ठीक नहीं होगी और अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से वो इसे ऑनरेबल एग्जिट हासिल करे। हमें ये भी पता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कतर में है। हमें ये भी पता है कि कतर और इस तरह के ममालिक और पाकिस्तान शामिल अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्ट किया जाए बैक टू दैट MOU जो साइन हुआ था और मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। सही। और सर अगर मामलात सपोज बढ़ते हैं तो क्या आपको क्या लगता है इस दफ़ा खलीजी ममालिक और नेटो भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि पिछले सारी एपिसोड में तो हमने देखा था कि किस तरह से नेटो ने अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट रखा था, लेकिन अब कुछ इस तरह के उनके सरबराहान के बयानात आ रहे हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। देखिए जो इशू है ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का, पहले अगर जंग ये बायलैटरल थी, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के क्लोजर के बाद ये जंग जो है ये ग्लोबल इशू बन गया। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने से अमेरिका इतना सीरियसली हर्ट नहीं होता जितना दुनिया सीरियसली हर्ट होती है। क्योंकि अमेरिका के पास और भी वसाइल हैं, अपनी उसकी शेल गैस है, अपनी उसकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वेनेजुएला को ऑयल उसके पास है। सो दुनिया ज्यादा हर्ट होती थी। और ये जो ब्लॉकेड लगाया था अमेरिका ने, इसमें भी अमेरिका का पर्पस यही था कि दुनिया जो है वो पेन फील करे और वो अमेरिका के साथ खड़ी हो। अब जब इशू चल रहा है इन दिनों, ये जो MOU भी की वापसी जो हुई है, ये बेसिक भी वजह जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ही है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसके ऊपर मॉरल प्रेशर बढ़ रहा है नेटो के ममालिक के ऊपर, रीजनल कंट्रीज के ऊपर कि वो भी अमेरिका को ज्वाइन करें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को एक ग्लोबल जो राहदारी है वो इंश्योर करने में, बिकॉज वरना अमेरिका को पता है और दुनिया को भी पता है कि पूरी दुनिया उससे इम्पैक्ट होगी। बिग क्वेश्चन कि क्या ये लोग ज्वाइन करेंगे अल्टीमेटली या नहीं करेंगे, बिकॉज अमेरिका जो है वो तो जंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। इस वक्त भी अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं है। तो ये ममालिक बाकी भी ज्वाइन करके मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अमेरिका को असिस्ट नहीं कर सकेंगे। सही। और अगर किसी मुल्क के साहिली रडार, फिजाई दिफा या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को इब्तदाई मरहले में निशाना बनाया जाए तो इसके बाद इस मुल्क की दिफाई सलाहियत पर क्या असर पड़ता है? क्या ये रवायती एयर प्रियोरिटी हासिल करने की हिकमत अमली है? देखिए अगर तो आप रेफर कर रही हैं ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं ओवर 140 के करीब अमेरिका ने, सो ईरान ने जो मेन वॉर जो इससे पहले हुई थी उसमें अपनी जो रिजॉल्व है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया। उनकी लीडरशिप को किया गया, उनके इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक किया गया, लेकिन ओवर समथिंग लाइक 4 डिकेड्स ईरान ने अपना ऐसा मिलिट्री सिस्टम बना लिया हुआ है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। लीडरशिप चली भी फिर भी वो काम जारी रहता है। आपने देखा था कि स्ट्राइक्स हो रही थी फिर भी ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो उसी तरीके से फ्लाई ऑफ कर रहे थे और टारगेट्स को हिट कर रहे थे।
तो मेरा ख्याल है कि एक प्रेस्टीज की तो रिकवरी है अमेरिका की। वो कह सकते हैं कि जी हमने बहुत बुरे तरीके से पेन कॉज किया है ईरान को, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो उनको अगर आप कहें कि जी ईरानियंस जो है उनकी कैपेबिलिटी मिटिगेट होगी या लोअर होगी फॉर काउंटर स्ट्राइक्स, तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। और आजकल आप देख रहे होंगे कि बातचीत चल रही है बूट्स ऑन ग्राउंड। ये सबको पता है कि लोग ऑन ग्राउंड नहीं जाते, एयर कैंपेन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सही। लेकिन लोग फौजों को ऑन ग्राउंड भेजने में इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अभी तक अमेरिका ये डिसीजन नहीं ले सका। बिल्कुल ठीक। और सर ये जो ईरान की दिफाई हिकमत अमली का बड़ा इन्हिसार बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स और गैर मुतनासिब जंग पर है, आपके ख्याल में इनमें से कौन से अनासर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं? देखिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया की बेस्ट नेवी, दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स, कि कोई मिसाइल आ रहा है उसको वो डिटेक्ट करके शूट डाउन करें। कन्वर्सली ईरान के पास क्या था? मिसाइल्स और ड्रोन्स, दो ये चीजें थी। कोई उनकी नेवी उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, एयरफोर्स उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। लेकिन अगर एक तरफ जराए जंग 6-7 हैं, इंटरनेट को भी अगर मैं शामिल करूं, तो दूसरी तरफ जराए जंग सिर्फ 2 हैं। लेकिन उन 2 के साथ ईरान ने नाको चने चबाए हैं इस सुपर पावर को, कि वो उस पे हावी नहीं हो सका उस 7-8 जराए जंग के साथ जो कि उसके पास अवेलेबल थे। सो यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे इनएक्सपेंसिव और सस्ते वेपन सिस्टम्स जिससे अमेरिका को बहुत महंगे रिस्पॉन्सेज लगाने पड़ते हैं और फाइनेंशियली इकोनॉमिक वाइज उसको सफर करना पड़ता है, मेरे नज़दीक यही बहुत बड़ी कामयाबी थी ईरान की। और अभी भी ईरान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकन अहदाफ को स्ट्राइक कर रहा है, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है वो ज्यादा पेन अमेरिका को फील हो रहा होगा ईरान की निस्बत। सही। और सर अगर अब होर्मुज में कशीदगी बरकरार रहती है तो ईरान अस्करी एतबार से कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी तक जो एक तो ये है कि ईरान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल अपना रखे, और वो जो है अस्करी जराए से ही कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। अगर वो अपना कंट्रोल मेंटेन कर जाता है और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती बट टू नेगोशिएट, बातचीत करने के अलावा और नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती, तो मेरे नजदीक ये एक अस्करी कामयाबी होगी। दूसरा जो है, ईरान ने अभी तक अमेरिका के जो बेसिस थे जहां से वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता था, उनको उतने बुरे तरीके से डैमेज किया है कि उनके आईज एंड टेक आउट कर दिया, उनके रडार्स उड़ा दिए, उनके जो है वो एवैक सिस्टम उड़ा दिए। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि जो अस्करी कामयाबी है वो काफी हद तक ईरान ने हासिल की है। जब कभी कोई आता है हमला करने और दूसरा दिफा करने वाला होता है, अगर दिफा करने वाला हमला करने वाले को उसके अहदाफ हासिल ना करने दे तो हम कहते हैं कि वो दिफा करने वाला जो है वो जंग जीत गया। सो ईरान ने कोई उनको अहदाफ हासिल नहीं करने दिए, अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान जो है वो उसका जो मिलिट्री सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन सारे चैलेंजेस। और सर वो तो ईरान अभी भी खलीज में अमरीकी अड्डों और इत्तेहादी तंसीबात को निशाना बना रहा है, तो अमरीकी इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस खतरे से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है? क्योंकि नुकसान तो काफी कर रहा है। उनके पास रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा एक लेसन इमर्ज हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी या ये जो जंग है, जो 2 दफा ये जंग हुई है ईरान इजराइल की, कि ये जो एयर कैंपेन्स हैं ये इससे आप मतलब पार्शली तो सक्सीड कर सकते हैं। किसी का आपने ब्रिजेस उड़ा दिए, उसकी जो ऑयल रिफाइनरीज थी वो उड़ा दी, उसकी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया, लेकिन जो ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें सक्सीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ना रजीम चेंज हुई, ना उनके मिसाइल स्टोरेज है वो टोटली खत्म की जा सकी,
वरना रिस्पॉन्सेज ना आते, ना जो है वो उनको मजबूर किया जा सका कि वो न्यूक्लियर जो है वो आपको प्लेट में रख के तो आप सारा यूरेनियम आपको दे दें। ये सारा कुछ जब नहीं हो सका तो बाकी ये जो नुकसानात हैं वो ईरान बर्दाश्त कर लेगा, प्रोवाइडेड अगर ईरान को पता हुआ कि वो फाइनली बाय द क्लोजर ऑफ दिस वॉर उसको रेपरेशंस भी मिल रहे होंगे, उसकी सैंक्शंस भी लिफ्ट हो रही होंगी, उसको दोबारा से इकोनॉमिकली रिवाइव होने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो मीन्स अमेरिका के पास है, लेकिन जो रिजल्ट अमेरिका अचीव करना चाहता है वो इन मीन्स से मुमकिन नहीं है। सही। और सर, अगर अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त तवील अरसे तक मुतासिर रहती है तो उसके सिर्फ माशी नहीं बल्कि स्ट्रेटीजिक और अस्करी असरात भी होंगे। वो क्या असरात होंगे और क्या आलमी बहरी तैनातियों में बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो एक पैसेज है जहां से के सप्लाईज निकलती भी हैं और जाती भी हैं। ये जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनके पास पानी की शॉर्टेज, खाने पीने की शॉर्टेज, यहाँ पे ये कोई एग्रीकल्चर जो है वो सोसाइटीज नहीं है, सारा कुछ उनका बाहर से जाता है। और दूसरा ये जो ऑयल है वो यहाँ से निकलता है। उसके अलावा जो ऑयल से रिलेटेड देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक ये जो है आपकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं। ये सारी चीजों का इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट अगर ब्लॉक रहेगी लंबे अरसे के लिए तो जो दुनिया की जो है वो बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट होगी। आपने देखा अब ये दोबारा जब MOU जो इसमें ये डिप आया है तो पाकिस्तान में 13 रुपए बढ़ा दिया गया। तो इतना रैपिड इसका इम्पैक्ट होता है ओवरऑल ऑयल प्राइसेस के ऊपर कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा कि वो लंबी जंग करे कि जिसमें पूरी दुनिया जो है वो सफर कर रही हो, वो जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के क्लोजर की वजह से। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।